ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज की क्लास में हम लोग कॉस्टिंग से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फुल कॉस्टिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग पर तो हम बहुत बाद में जाएंगे। इससे पहले कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग पे जाएं, सबसे पहले जो है वो मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि भाई ये फुल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और ये फुल कॉस्टिंग बेसिकली होती क्या है। अच्छा, अगर अब आप डेफिनेशन में देखो तो आपको नजर आएगी डेफिनेशन कि इन दिस कॉस्टिंग मेथड ऑफ अकाउंटिंग द कंपनी कैप्चर्स ऑल कॉस्ट इन्वॉल्व विद मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। आपको ये कॉस्ट की डेफिनेशन, फुल कॉस्टिंग की डेफिनेशन पढ़ के शायद समझ में आया हो, शायद समझ में ना समझ आया हो। ठीक है ना। हो सकता है इस डेफिनेशन सुन के आपके सर के ऊपर से बाउंसर चली गई हो, लेकिन डोंट वरी, भाई हाजिर है, भाई आपको समझाएगा। फुल कॉस्टिंग, जो लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फुल कॉस्टिंग समझना करना थोड़ा सा आसान है, बट कंसिडरिंग वो बच्चे जो पहली बार बिजनेस पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी बिजनेस नहीं पढ़ी या पहली बार रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना जरूरी है। फुल कॉस्टिंग टेक्निक है क्या? फुल कॉस्टिंग टेक्निक एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है जहां पर एक बिजनेस अपनी सारी कॉस्ट्स को इनकॉर्पोरेट करता है और उसको टोटल प्रोडक्ट के साथ डिवाइड कर देता है। अब मैं थोड़ा सा आपको लिए आसान कर देता हूं। लेट सपोज मेरी ये शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है जी। अब मुझे इसकी कॉस्टिंग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शर्ट बनाई है तो शर्ट बनाने की कोई ना कोई कॉस्ट तो आई होगी, मुझे तो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और जब तक मैं कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर लेता, आई रिपीट, जब तक मैं कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर लेता तब तक इट इज इम्पॉसिबल कि मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकूं। है ना, बात समझ आ रही है? तो कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को जानना बहुत जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पता है, इट इज इम्पॉसिबल कि वो ये जान ले कि वो अपने इस प्रोडक्ट को कितने प्राइस पर बेच सकती है। सो प्रोडक्ट बेचना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंपनी खोली है तो प्रोडक्ट तो बेचना है। प्रोडक्ट बेचना है तो प्रोडक्ट ऐसे बेचना है कि सही प्राइस पर जाए, सही प्राइस पर जाए तो प्रॉफिट हो। लेकिन जब तक कॉस्ट नहीं पता होगी तब तक प्रॉफिट पर बेच ही नहीं सकते, तब तक राइट प्राइस डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मेरी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है और अगर मुझे ये जानना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉस्ट टू प्रोड्यूस दिस शर्ट, तो एक टेक्निक है फुल कॉस्टिंग टेक्निक। यहां पर कंपनी क्या करती है कि कंपनी की जेब से जितने पैसे गए हैं सारे पैसों को प्लस किया और टोटल प्रोडक्ट में एक्यूमुलेट कर दिया। फुल कॉस्टिंग टेक्निक यानी अगर मैं शर्ट बना रहा हूं तो शर्ट बनाने की फैक्ट्री में कभी पानी आ रहा है, कभी वर्कर्स का खाना आ रहा है, कभी रॉ मटेरियल आ रहा है, कभी ट्रांसपोर्टेशन है, कभी इलेक्ट्रिसिटी है, कभी रेंट है, कभी ये है, कभी वो है। डेली बेसिस पर कोई ना कोई खर्चा आ रहा है। डेली बेसिस पर कोई ना कोई खर्चा आ रहा है, कभी क्या 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 आ रहा है। मैंने वो सारे खर्चों को टोटल किया और प्रोडक्ट में डिवाइड कर दिया। ये है फुल कॉस्टिंग टेक्निक। फुल कॉस्टिंग टेक्निक इज बेसिकली अ मेथड जहां पर कंपनी कैप्चर्स ऑल द कॉस्ट्स। द कंपनी कैप्चर्स ऑल द कॉस्ट्स। कंपनी कहती है भाई जितनी भी कॉस्ट आई है, ए टू जी, लेफ्ट राइट अप डाउन, जितने जितने पैसे कंपनी कहती है हमारी जेब से गए हैं, सारे पैसों को टोटल करो। फॉर एग्जाम्पल इस शर्ट बनाने के लिए कंपनी ने बोला भाई कितने पैसे गए जेब से, तो पता लगा भाई इस शर्ट बनाने के लिए 1,000 रुपए गए थे जेब से। कभी रेंट गया, कभी वेजेस गया, कभी सैलरीज गया, कभी रॉ मटेरियल, कभी ये कभी वो। कंपनी कहती कितने पैसे गए थे, टोटल 1,000 रुपए खर्च हुए थे सारे शर्ट बनाने के लिए। ठीक है, कितने शर्ट बनाए? 100। एक शर्ट बनाने की कॉस्ट क्या आई? 10 रुपए। कंपनी ये नहीं देखती कि कब कहां कैसे क्या हुआ, कंपनी कहती है जितने टोटल पैसे खर्च हुए हैं, जितने टोटल पैसे खर्च हुए हैं सारों को एक साथ अक्यूमुलेट करो तो हमें पता लग जाएगा कि कितने पैसे खर्च हुए। सबको एक साथ प्रोडक्ट में अक्यूमुलेट करके डाल दो। फुल कॉस्टिंग टेक्निक। कोई भी कॉस्ट छूटनी नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी फैक्ट्री में बैठा था और मेरे मैनेजर ने आके बोला सर मुझे भूख लगी, बन कबाब खाना है, मैंने उसको बन कबाब खिला के मंगा के खिला दिया, वो भी डाल दिया। एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सो फुल कॉस्टिंग टेक्निक एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है जहां पर एक बिजनेस प्रोडक्ट बनाते हुए जितनी कॉस्ट इनकर होती है बिजनेस को,
जो जो अलग अलग स्टेप्स पे कॉस्ट इनकर हो रही है, बिजनेस उन सारी कॉस्ट को टोटल का टक 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 प्लस करो, सारी 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 कॉस्ट को प्लस करो, सारी कॉस्ट प्लस हो गई, टक करके एक साथ प्रोडक्ट में लगा दो। ये है फुल कॉस्टिंग टेक्निक। जो जो कॉस्ट आई है प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन, सारी कॉस्ट को एक साथ प्रोडक्ट में एलोकेट कर दो। सिंपल, फुल कॉस्टिंग टेक्निक। अच्छा, अब ये फुल कॉस्टिंग टेक्निक है तो बहुत अच्छी, और है भी बहुत इजी। कुछ भी नहीं करना, एक बंदे को बैठाना है, रोज भाई ऐड करते रहो कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है, टक 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 प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ। एंड में जो भी टोटल कॉस्ट आई है उसको डिवाइड कर देना यूनिट के अंदर, अक्यूमुलेट हो गई। ये है फुल कॉस्टिंग। अच्छा, अब हमारे पास सॉरी, इसके यूजेस पर आते हैं। सबसे पहली चीज आप याद रखो, ये जो फुल कॉस्टिंग टेक्निक है, सबसे पहली चीज याद रखो, ये जो मैंने आपको भी फुल कॉस्टिंग टेक्निक करवाई है, दिस इज ओनली रेलेवेंट फॉर दोज बिजनेसेस दैट आर मेकिंग वन प्रोडक्ट, दैट आर मेकिंग वन प्रोडक्ट। अब इमेजिन करो मेरी फैक्ट्री है, अब मेरी फैक्ट्री में एक जगह टूथपेस्ट बन रहा है और एक जगह शैम्पू बन रहा है। शैम्पू की वजह से अलग कॉस्ट आ रही है, शैम्पू का रॉ मटेरियल अलग है, शैम्पू के लेबर अलग है, शैम्पू का मैनेजर अलग है। टूथपेस्ट का रॉ मटेरियल अलग है, टूथपेस्ट का जो है वो लेबर अलग है, टूथपेस्ट का मैनेजर अलग है। टूथपेस्ट एसी इंवायरमेंट पे चल बनता है, छोटी जगह पे बनता है। साबुन सोप ओपन एनवायरनमेंट में बनता है, बगैर एयर कंडीशन के बनता है, लेकिन ज्यादा बड़ी जगह चाहिए। अब दोनों एक ही फैक्ट्री में बन रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, अब वो मैं डिवाइड कैसे करूं, क्योंकि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी तो शैम्पू बनने में ज्यादा यूज हो रही है। अब मैं सोप में कैसे डिवाइड करूं। रेंट आता है, तो शैम्पू तो छोटी सी जगह पे बन रहा है, सोप ज्यादा बड़ी जगह पे बन रहा है, डिवाइड कैसे करूं। पहले क्या था, मेरी फैक्ट्री में सिर्फ शैम्पू बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो शैम्पू बनाने के लिए जितनी कॉस्ट आई, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो सब टक करके डिवाइड कर दिया, शैम्पू के अंदर लग गया। क्योंकि अगर मेरी फैक्ट्री में बनता ही सिर्फ शैम्पू है, तो जो भी कॉस्ट आई है वो शैम्पू की वजह से ही आई है। तो जो भी कॉस्ट अगर शैम्पू की वजह से आई है, तो शैम्पू में की कॉस्टिंग में ऐड कर दो, शैम्पू की कॉस्टिंग में ऐड करो, डिवाइड करो, कस्टमर से पैसे ले लो। क्योंकि लॉजिक क्या कहता है, हर वो पैसा जो कंपनी ने अपनी जेब से लगाया है, हर वो पैसा जो कंपनी ने अपनी जेब से लगाया है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। और कॉस्ट जब भी आएगी वो प्रोडक्ट में लगेगी और कस्टमर से रिकवर की जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है। तो मैं आपसे कह रहा हूं फुल कॉस्टिंग में क्या है, मैं शैम्पू बना रहा हूं, तो शैम्पू बनाने के लिए जो जो जहां जहां जितने जितने पैसे खर्च हुए, सारे टोटल किए, शैम्पू की कॉस्ट में लगाया, कस्टमर से रिकवर कर लिया। ये तो फुल कॉस्टिंग टेक्निक थी। अब प्रॉब्लम क्या है, अब उसी फैक्ट्री में शैम्पू भी बन रहा है और सोप भी बन रहा है। कुछ कॉस्ट सोप की वजह से आ रही है, कुछ कुछ कॉस्ट जो है वो शैम्पू की वजह से आ रही है। अब मैं डिवाइड कैसे करूं। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं कॉस्ट की साबुन की कॉस्ट शैम्पू में डालता हूं तो भी गलत है, शैम्पू की कॉस्ट साबुन में डालता हूं तो भी गलत है। डिवाइड तो हो ही नहीं सकता। फुल कॉस्टिंग में कहता है सारी कॉस्ट को एक साथ टोटल करो, एक साथ प्रोडक्ट में चिपका दो। अब ये तो प्रोडक्ट ही दो बन रहे हैं, आपको तो यही नहीं पता कौन सी कॉस्ट किसकी वजह से ज्यादा आ रही है। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, शैम्पू की वजह से ज्यादा आ रहा है, साबुन की वजह से कम आ रहा है। क्योंकि शैम्पू बनता है इसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, साबुन बनता है ओपन एनवायरनमेंट में। ना तो क्वेश्चन इज, 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आया है, इसमें से साबुन में कितना डालूं, शैम्पू में कितना डालूं, डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं हो रहा। फुल कॉस्टिंग टेक्निक यहां पर यूज नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। हर प्रोडक्ट की वजह से द बिजनेस हैज टू इनकर अ डिफरेंट कॉस्ट। नाउ if the business has to incur a different cost because of different products, how do you allocate them into different products? बात समझ आ रही मेरी। तो फुल कॉस्टिंग टेक्निक इज अ वेरी गुड कॉस्ट, बट द प्रॉब्लम इज दैट फुल कॉस्टिंग टेक्निक सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में यूज हो सकती है जो वन प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। बिजनेस को पता होता है कि ये एक ही प्रोडक्ट बन रहा है और जो भी कॉस्ट आई है इसी एक प्रोडक्ट की वजह से ही आई होगी, तो जो भी कॉस्ट डिवाइड करनी है इसी एक प्रोडक्ट में डिवाइड करके डालनी है। सिंपल। अच्छा, दूसरा, अब ऑब्वियस सी बात है, फुल कॉस्टिंग टेक्निक क्या थी, जब जहां जैसे जितने जितने अप डाउन राइट लेफ्ट जितना पैसा खर्च हुआ है, सब एक साथ टोटल करो, एक साथ प्रोडक्ट में लगा दो। तो इसका दूसरा यूज जो है वो ये कि अगर आप फुल कॉस्टिंग टेक्निक यूज करते हो, तो इसमें कोई भी कॉस्ट के मिस होने के चांसेस बहुत कम है।
अगर आप फुल कॉस्टिंग टेक्निक पे जाते हो तो किसी भी कॉस्ट के मिस होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपने राइट लेफ्ट अप डाउन सारी कॉस्ट को मिलाकर सबको एक साथ प्रोडक्ट में डिवाइड करके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल ली। तो कोई भी कॉस्ट मिस हो जाए चांसेस कम है। सुबह से लेकर रात, हफ्ते में मंडे से संडे, जितने जितने जहां जहां जैसे जैसे जिस जिस तरीके से पैसे खर्च हुए सारे निकाले, सारे प्रोडक्ट में डाले, सारे डिवाइड कर दिए। तो चांसेस बहुत कम है कि आप कोई कॉस्ट को मिस आउट कर जाओ, चांसेस बहुत कम है। ठीक है। लेकिन हां, थर्ड यूजेज, वो बिजनेसेस जो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर वो फुल कॉस्टिंग टेक्निक पे जाते हैं तो प्राइसिंग डिसीजन करना बड़ा आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है प्राइस लेना वाला। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, एक बिजनेस है, उसके ओनर ने बोला भाई सुबह से लेकर रात तक कितने प्रोडक्ट बने, और असला सर 100 प्रोडक्ट बने। अच्छा, 100 प्रोडक्ट बनाने में सुबह से लेकर रात तक कितने पैसे खर्च हुए थे, सर 1000 रुपए खर्च हुए थे। तो मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आई, 10 रुपए। ठीक है ना, इसका मतलब 10 रुपए कॉस्ट आई है, तो हम 10 रुपए से ऊपर 1 रुपए में, 11 रुपए में बेच दें, 12 रुपए में बेच दें, 13 रुपए में बेच दें, 15 रुपए में बेच दें, 20 रुपए में बेच दें, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हमें पता लग गया 10 रुपए पे हमारा ब्रेक इवन है। तो वो प्रोडक्ट्स, वो फैक्ट्री, सॉरी वो बिजनेसेस जो वन आइटम बना रहे होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट बना रहे होते हैं, वो सारी कॉस्ट को एक साथ डिवाइड करते हैं, उनके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। अब उस पर यूनिट के कॉस्ट के बेसिस पर प्राइस को सेट करना बहुत आसान हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इजी टू सेट द प्राइस। आप खुद सोचो ना, अगर आपका ये बिरयानी बेचने की भी दुकान है और आपको पता लग गया फुल कॉस्टिंग टेक्निक से कि भाई सुबह से लेकर रात तक 100 प्लेट बिरयानी बनाई और 100 प्लेट बिरयानी बनाने पे 1000 रुपए का खर्चा है, तो आपको पता है भाई हर प्लेट बिरयानी मुझे 10 रुपए की पड़ी है। अब मेरी मर्जी, मैं 11 रुपए में बेचूं, 12 रुपए में बेचूं, 9 रुपए में बेचूं, 8 रुपए में बेचूं। जब डॉट मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई ना, तो मेरे लिए प्राइसिंग डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, इसके बाद फुल कॉस्टिंग डेटा कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर टू असेस परफॉर्मेंस। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। फुल कॉस्टिंग का एक और यूज है, आपने देखा भाई पिछले साल जब मैं सारी कॉस्टिंग को कैलकुलेट करता था तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आती थी, पता लगा भाई लास्ट ईयर जब मैं करता था पर यूनिट कॉस्ट आती थी 10, इस साल मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ रही 11। अच्छा, तो लास्ट ईयर फुल कॉस्टिंग टेक्निक में जब मैं सारी कॉस्ट को क्यूमुलेट करके निकाल रहा था तो एक प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपए लग रहे थे। इस साल जब मैं सारी प्रोडक्ट्स को सारी कॉस्ट को क्यूमुलेट करके प्रोडक्ट में लगा रहा हूं तो पर यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही, 11। इसका मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मेरी कॉस्ट 1 रुपए से बढ़ गई। अब कंपेयर किया तो मुझे पता लगा ना क्यों बढ़ी, क्या वजह जो 1 रुपए कॉस्ट बढ़ गई, या लास्ट ईयर के मुकाबले में द कॉस्ट नाउ इज 9 रुपीज, 1 रुपए कॉस्ट गिर गई। क्यों गिरी, तो फुल कॉस्टिंग टेक्निक में क्या होता है कि आप एक टाइम से दूसरे टाइम पीरियड के बीच में परफॉर्मेंस को भी असेस कर सकते हैं कि भाई पहले कितनी आ रही थी पर यूनिट कॉस्ट और अब कितनी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। उसके बेसिस पर आप टारगेट सेट कर सकते हैं, आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं, लोगों को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, लोगों को असेस कर सकते हैं कि कब कहां कैसे क्या और क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से पहले कॉस्ट कम थी या ज्यादा थी और आज कम है या ज्यादा है। तो ये है हम लोगों के पास यूजेस ऑफ फुल कॉस्टिंग। अच्छा जी, मूविंग ऑन, ये तो थे हम लोगों के पास फुल कॉस्टिंग के जो है वो यूजेस। अब फुल कॉस्टिंग टेक्निक के हम लोगों के पास अगर आप देखो तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस जो फुल कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर इन्वॉल्व है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली, वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है फुल कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर लिमिटेशन वो ये है कि भाई जब आप, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, अगर वो फुल कॉस्टिंग टेक्निक पर जाते हैं तो पहली चीज तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाले नहीं होने चाहिए। अगर एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो फुल कॉस्टिंग टेक्निक पे नहीं जा सकती, एक। दूसरी चीज, जब आप फुल कॉस्टिंग टेक्निक पे जाओगे तो आपको कॉस्ट सेंटर्स की और प्रॉफिट सेंटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप बोलोगे सर समझ नहीं आया। आपको याद होगा, अगर याद हो, अगर आपने लास्ट लेक्चर सुना था तो वहां पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर का। कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर्स क्या होते हैं, याद रखिए मेरी बात। कॉस्ट सेंटर एक कंपनी का एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है अलग अलग जगहों से कॉस्ट जो आ रही होती है उनको रिकॉर्ड करना, कि कहां कहां से कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है, क्यों आ रही है, और उसने कुछ टारगेट्स दिए हुए होते हैं
कि भाई कॉस्ट जो है वो इतने अमाउंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट अ कंपनी लाइक एप्पल. अब एप्पल की जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़े स्केल पर है. इट्स ऑन इमेंस स्केल. करोड़ों फोन्स बन रहे हैं एप्पल के पास. अब करोड़ों फोन बन रहे हैं तो उनमें कम से कम भी हर एक एप्पल के अंदर 10 से 15 कंपोनेंट्स, कैमरा, माइक शाइक इस्तेमाल होते हैं. चलो हम एज्यूम करते हैं 10 कंपोनेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं वो हर आईफोन के अंदर. तो एप्पल अगर 5 करोड़ आईफोन्स भी बना रहा है तो इनटू 10 यानी 50 करोड़ अलग अलग रॉ मटेरियल के कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसके फोन्स के अंदर. अब कौन सा रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, किस कॉस्ट पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ये रिकॉर्ड करना कॉस्ट सेंटर का काम है. साथ ही साथ कॉस्ट सेंटर ने कोई ना कोई टारगेट्स भी दिए हुए होते हैं कि यार ये जो 10 अलग अलग कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं आईफोन के अंदर, इसकी अगर कैमरा की प्राइस 100 रुपए है तो वो 100 रुपए ही रहनी चाहिए. वो 100 की जगह ऐसा ना हो कि कैमरा 120 रुपए का आ रहा हो. टारगेट्स बनाए हुए होंगे ना, इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं कि भाई अगर माइक हमारे आईफोन में लग रहा है तो भाई ये जो माइक है जिस कंपनी से भी आ रहा है 500 रुपए से ऊपर का नहीं आना चाहिए. अलग अलग टारगेट्स दिए हुए होते हैं. तो अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग टारगेट्स होते हैं, फिर प्रोडक्ट बनने के बाद पूरा अलग टारगेट होता है. तो बेसिकली कॉस्ट सेंटर एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है अलग अलग जगहों से जो कॉस्ट इनकर हो रही है उसको रिकॉर्ड करना और टारगेट्स देना और मेक श्योर करना कि भाई जो टारगेट्स दिए हैं कॉस्टिंग से रिलेटेड वो एक्सीड ना हो रहे हो. ये ना हो कि आपने टारगेट बनाया था कि भाई 500 रुपए के अंदर अंदर फोन बन जाना चाहिए, फोन बनना 1500 रुपए में. तो ये कॉस्ट सेंटर का काम होता है मेक श्योर करवाना. साथ ही साथ प्रॉफिट सेंटर होते हैं. प्रॉफिट सेंटर का काम होता है अलग अलग जगहों से रेवेन्यू जो आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना और रेवेन्यू बढ़ाना और मेक श्योर करना कि रेवेन्यू बढ़े तो इन सिंपल वर्ड्स प्रॉफिट बढ़ाना. ये प्रॉफिट सेंटर का काम होता है. तो अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यहां पर यह है भाई कि देर इज नो अटेम्प्ट टू एलोकेट ईच ओवरहेड कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर्स. अब कॉस्ट सेंटर का काम होता है कॉस्ट को मॉनिटर करना, अलग अलग जगहों से रिकॉर्ड करना, कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, उनके टारगेट्स को देखना. यहां तो जरूरत ही नहीं है. अगर आप फुल कॉस्टिंग पे जा रहे हो तो फुल कॉस्टिंग क्या करना है, कोई टारगेट टारगेट का तो काम ही नहीं है. आपने सारी कॉस्ट जो आई है उनको टोटल किया, टोटल करने के बाद एक साथ डिवाइड करा, प्रोडक्ट में चिपका दिया. कॉस्ट सेंटर का तो काम होता है ना कि मॉनिटर करना कहां से कौन सी कॉस्ट आ रही है, क्यों आ रही है, टारगेट दिया हुआ इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना. फुल कॉस्टिंग में ऐसी कोई कहानी नहीं है. ऐसा कुछ करना ही नहीं है. जहां से जो कॉस्ट आ रही है जैसे आ रही है आने दो भाई, आने दो, आती रहेगी. आप उसको प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट से डिवाइड करते रहोगे और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के अंदर लगाते रहोगे. कोई अटेम्प्ट ही नहीं है यहां पर कॉस्ट कंट्रोल करने की या टारगेट्स को मॉनिटर करने की. ठीक है. तो बेसिकली काइंड ऑफ अगर मैं देखा जाए तो प्रॉफिट सेंटर का काम ही खत्म हो जाता है फुल कॉस्टिंग के अंदर. और जब प्रॉफिट सेंटर सॉरी कॉस्ट सेंटर का काम खत्म हो जाता है और जब कॉस्ट सेंटर ही नहीं तो फिर प्रॉफिट सेंटर क्या करेगा? सबसे पहली और सबसे बड़ी लिमिटेशन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती. तो अगर आप फुल कॉस्टिंग टेक्निक पर जा रहे हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज का कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर डिपार्टमेंट बनाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता. ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. और क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं तो वो फुल कॉस्टिंग टेक्निक पे जाती नहीं है. क्योंकि वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है तो उनको हर प्रोडक्ट की, हर मटेरियल की, हर कॉस्ट की, हर क्वालिटी को, हर चीज को कंट्रोल करना होता है. तो वो कॉस्ट सेंटर्स पे काम करती है. ठीक है. दूसरा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन, जब आप वो कर रहे होते हो फुल कॉस्टिंग टेक्निक, तो फुल कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि आप सारी कॉस्ट, सारे ओवरहेड्स को एलोकेट कर रहे होते हैं. जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आई, जहां से आई, जैसे आई, बस लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, प्रोडक्ट के अंदर लगाते जाओ, टोटल डिवाइड कर दो. अब ये जो आप हर कॉस्ट को लगाए जा रहे हो प्रोडक्ट के अंदर, इसकी वजह से डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में इनकंसिस्टेंसी भी तो आ सकती है ना. अब जो भी प्रोडक्ट आ रही है, कॉस्टिंग आ रही है, प्रोडक्ट में लगाए जा रहे हैं, 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 आप कैसे मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट को? एचआर वालों की वजह से अलग कॉस्ट आ रही है, मार्केटिंग वालों ने बोला आज हमें कॉन्सर्ट कराना है तो उसकी अलग कॉस्ट आ रही है, फाइनेंस वालों ने बोला हमें आज जो है वो फला फला डिपार्टमेंट को जो है वो खाने में लेके जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट अलग आ रही है, उसकी कॉस्ट अलग आ रही है, इसकी कॉस्ट, सारी कॉस्टों को आप लगा लगा के डाले जा रहे हो. कैसे मॉनिटर करोगे आप कि किस डिपार्टमेंट की वजह से कौन सी कॉस्ट आ रही है? और साथ ही साथ अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो फिर तो एलोकेट करना ही पॉसिबल नहीं है. तो डिपार्टमेंट्स के बीच में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है. ठीक है. एंड देन नंबर 3, the full unit cost will be accurate if the actual level of output is equals to that used in the calculation. अब ये एक बड़ी मजे की बात है. हम जब फुल कॉस्टिंग टेक्निक पर जाते हैं तो फुल कॉस्टिंग टेक्निक में क्या होता है कि कंपनी ने कोई ना कोई टारगेट भी बनाया होता है.
ठीक है, आप कोई ना कोई टारगेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फुल कॉस्टिंग टेक्निक पे एक टारगेट बनाया था कि भाई फॉर एग्जाम्पल सारी कॉस्ट मेरे पास आएंगी 1,000 रुपए। जो मैं सुबह से लेकर रात तक XYZ जितनी कॉस्ट आएंगी, सारी कॉस्ट को मैं प्लस कर लूंगा तो 1,000 रुपए की कॉस्ट आएगी। और फिर मैंने ये अज्यूम किया था कि 1,000 रुपए खर्च करके मैं 100 यूनिट्स बनाऊंगा, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट होगी 10। ये मेरी अजम्पशन थी। पता लगा जब मैंने वर्किंग स्टार्ट की तो जेब से मेरे लगे 1,000 रुपए, लेकिन यूनिट बने 50। तो जहां मैंने सोचा था मेरी कॉस्टिंग टेक्निक के बाद 20 रुपए, 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आएगी, मेरी ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ के हो गई 20 रुपए। फुल कॉस्टिंग टेक्निक जो है एक्यूरेट उसी वक्त होती है जब आपने जो भी टारगेट बनाया हो कि भाई इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे, एक्चुअल में उतने ही नंबर ऑफ यूनिट्स बने। तो अगर यूनिट कम ज्यादा बने तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। फुल कॉस्टिंग टेक्निक में क्या होता है कि आपने सारी कॉस्ट को एक साथ प्लस करके एक साथ डिवाइड करके चिपका दिए। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम ये है भाई कि अगर आपने सोचा था कि भाई मैं सारे कॉस्ट को मिलाकर 1,000 रुपए मेरी जेब से जाएंगे, और मैंने सोचा था कि अभी मैं 1,000 रुपए खर्च करके 100 यूनिट बना लूंगा, 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आएगी। जब काम हुआ तो पता लगा जेब से लगाए तो 1,000 रुपए, यूनिट बने 50। जब कॉस्ट 10 रुपए होनी चाहिए थी, कॉस्ट निकली 20 रुपए। प्रॉब्लम हो गई, कॉस्टिंग गलत हो गई। ठीक है? और उसके बाद इट कैन बी रिस्की टू यूज दिस कॉस्ट मेथड फॉर टेकिंग डिसीजंस। अब जो कंपनी डिसीजंस ले रही होती है ना, क्रूशियल डिसीजंस, एक्सपैंड करें ना करें, लोन ले ना लें, इन्वेस्टर ले ना लें, ऐसे जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो, ये कॉस्टिंग टेक्निक उनको डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है ना? ये जो फुल कॉस्टिंग टेक्निक है, इस कॉस्टिंग टेक्निक के बेसिस पर आप डिसीजंस नहीं ले सकते। आप कैसे डिसाइड करोगे ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, जो आज मुझे 10 रुपए का पड़ रहा है, सारी कॉस्ट लगाकर कल मुझे 10 रुपए का ही पड़ेगा। तो मैंने बिरयानी बनाई, XYZ सारी कॉस्ट प्लस कर दी, 1,000 रुपए की कॉस्ट आई। 100 रुपए प्लेट बिरयानी बना ली, 10 रुपए की कॉस्ट आई। अब मैंने क्या अज्यूम किया था, अगले साल फिर बनाऊंगा, ये टेक्निक यूज करूंगा, जेब से जाएंगे 1,000 रुपए, 100 प्लेट बिरयानी बना लूंगा। क्या इस बात की गारंटी है कि सारी कॉस्ट जो मेरी आज 1,000 रुपए थी कल भी 1,000 रुपए हो सकता है आज मेरी कॉस्ट 1,000 रुपए इसलिए थी क्योंकि मैं सस्ती जगह पे काम कर रहा था, कल मैं बड़ी जगह पे जा रहा हूं तो मेरा रेंट बढ़ जाएगा, तो यही जो मेरी कॉस्ट 1,000 रुपए है बढ़ के 1,500 हो जाएगी। अब अगर मैं देखूं तो 1,500 डिवाइडेड बाय 100, तो जहां मुझे एक प्लेट बिरयानी की कॉस्ट 10 रुपए पड़ रही थी, अब 15 रुपए पड़ रही। बात समझ आई मेरी? तो फुल कॉस्टिंग टेक्निक के बेसिस पर डिसीजंस लेना भी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहां पर आपने सारी कॉस्ट को एक साथ डिवाइड करके एक साथ लगा दिया है। कॉस्टिंग चेंज हो सकती है, और अगर कॉस्टिंग चेंज हुई तो पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज होगी, पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट चेंज होगी तो सारी प्रॉफिटेबिलिटी, ब्रेक इवन वगैरह सब चेंज हो जाएंगे। तो सिर्फ फुल कॉस्टिंग टेक्निक के बेसिस पर कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना ठीक नहीं होता है। ये इसका फोर्थ ड्रॉबैक है। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग के पास है वो थोड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन तो जो है वो आसान ही है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग को डेफिनेशन के बजाय एग्जाम्पल से जो है मैं आपको समझाऊं। लेट्स से मेरी एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। सही, अब आप बोलेंगे यार ये क्या सर, हर क्लास में आपकी शर्ट बनाने की फैक्ट्री होती है। खैर चलो, मेरी एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, और मेरे कस्टमर ने जो है वो मुझे ऑर्डर दिया और मुझे बोला कि सर आप मुझे जो है वो शर्ट्स बना कर दें, मैं आपसे 100 शर्ट खरीदना चाहता हूं। मैंने बोला ठीक है। अब ये जो मुझे 100 शर्ट्स का ऑर्डर आया है, इसके लिए मैं चाइना से रॉ मटेरियल मंगवाऊंगा, लेबर अलग से हायर करूंगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से होगा, ये होगा वो होगा। मैंने अपनी सारी कैलकुलेशंस करी और मैंने हिसाब किताब लगाया कि यार अगर मैं 10,000 शर्ट्स बनाता हूँ, तो सॉरी, अगर मैं ये 100 शर्ट्स बनाता हूँ तो मेरी जेब से टोटल 10,000 रुपीज लगेंगे। जेब से कितने लगेंगे? टोटल 10,000 रुपीज लगेंगे। तो मैं 10,000 रुपये की शर्ट बनाता हूँ, 100 शर्ट्स बनाई, डिवाइडेड बाय 100, तो मुझे एक शर्ट पड़ गई 100 रुपए की। मैंने कस्टमर को बोला भाई मैं आपके लिए 100 शर्ट बना दूंगा और मैं आपसे हर शर्ट के 110 रुपए चार्ज करूंगा।
110 रुपए चार्ज करूंगा। अब कस्टमर ने बोला डन। अब बैक ऑफ द माइंड मैंने क्या कैलकुलेशन करी, 10,000 रुपये खर्च होंगे, 100 शर्ट्स बनेंगी, हर शर्ट बनाने के 100 रुपए की कॉस्ट आएगी, 110 में बेचूंगा, 100 रुपए कॉस्ट पर यूनिट, 10 रुपए प्रॉफिट पर यूनिट। बात हो गई डन। मैंने चाइना से रॉ मटेरियल मंगवाया, शर्ट बनाई, प्रिपेयर करी, सब कुछ हो गई। जस्ट 1 डे बिफोर द डिलीवरी, डिलीवरी से एक दिन पहले मेरा कस्टमर मुझे कॉल करता है, कहता है सर वो छोटी सी गलती हो गई। मैंने बोला खैरियत, क्या गलती हो गई, सब खैर तो है? उसने बोला हाँ सर सब खैर तो है, प्रॉब्लम छोटी सी ये है कि मैंने आपको 100 शर्ट का ऑर्डर दिया था, एक काम करें आप उसको 100 की जगह 101 शर्ट कर दें, 100 की जगह 101 शर्ट कर दें। मैंने बोला अच्छा। और कहता है सर पहले आपकी 100 रुपए की कॉस्ट थी पर शर्ट, 110 की कॉस्ट थी, ठीक है ना? मेरी कॉस्ट कितनी थी? 110 रुपए पर शर्ट, मतलब मेरी कॉस्ट थी, कस्टमर को मैंने दी थी 110 में। तो कस्टमर ने बोला सर 110 रुपए में मैंने आपसे एक शर्ट दी थी और मैं आपसे 100 शर्ट ले रहा था। अगर मैं कैलकुलेटर खोलूं, सॉरी मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, आपको समझाने के लिए मुझे कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। तो मैं 100 रुपए की एक शर्ट बेच रहा था और 110 की एक शर्ट बेच रहा था, और कस्टमर ने मुझसे 100 शर्ट खरीदनी थी। तो कस्टमर मुझे एक 11,000 रुपये पेमेंट दे रहा था। कस्टमर ने बोला सर अब मैं आपसे एक शर्ट और ले रहा हूं तो मैं आपको 110 रुपये और दे देता हूं, मैं आपको दे देता हूं 11,110 रुपये, ये मैं आपको टोटल दे देता हूं। अब सवाल ये है कि क्या मुझे 110 रुपये लेकर एक और एडिशनल शर्ट बनाकर देनी चाहिए? यस और नो? द आंसर इज नो। मैं जो ये अलग से एक शर्ट बनाऊंगा, मुझे इसकी कॉस्ट अलग से आएगी। मैंने कस्टमर को बोला ये जो तुम मुझसे अलग से एक शर्ट बना रहे हो, मैं इस शर्ट को अलग से बनाने के तुमसे 1,500 रुपये लूंगा। कस्टमर बोला क्या बात करो, पागल हो गए हो, 100 शर्ट मैंने तुमसे ली 110 रुपए के हिसाब से, और आज जब मैं तुमसे एक एडिशनल टी शर्ट या शर्ट बनवा रहा हूं, उस एक के तुम मुझसे 1,500 रुपये मांग रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं बोलूंगा देखो भाई, जब आपने मुझे 100 शर्ट का ऑर्डर दिया, मैंने फोन किया चाइना, चाइना से रॉ मटेरियल आया 100 शर्ट का, ठीक है, मैंने लेबर को रखा 100 शर्ट के लिए, मैंने मैनेजर को रखा 100 शर्ट के लिए, मैंने सारी चीजों की कैलकुलेशन करी 100 टी शर्ट के हिसाब से। अब आपने मुझे एक टी शर्ट एक्स्ट्रा बोली है अलग से, पहले तो मुझे चाइना फोन करना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई पहले तो आपने मुझे 100 टी शर्ट का रॉ मटेरियल भिजवा दिया था, अब आप मुझे एक टी शर्ट का रॉ मटेरियल भिजवाएंगे या नहीं भिजवाएंगे, पहले तो पूछना पड़ेगा। हो सकता है चाइना वाले मान जाए, लेकिन अगर उन्होंने एक टी शर्ट का अलग से रॉ मटेरियल मुझे भेजा तो वो मुझसे पैसे ज्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि पहले तो पूरे डब्बे में 100 टी शर्ट का माल आया था, अब एक डब्बे में एक टी शर्ट का माल आएगा, कॉस्ट लगेगी। फिर मुझे एक टी शर्ट के लिए अलग से लेबर रखनी पड़ेगी, फिर मुझे एक टी शर्ट के लिए अलग से मैनेजर रखना पड़ेगा, फिर मुझे एक टी शर्ट के लिए अलग से सारा प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो अलग से जो मैं अलग 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 करके एक टी शर्ट के लिए चीजें अरेंजमेंट्स करूंगा, इन अरेंजमेंट्स की वजह से मुझे बहुत ज्यादा कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी जो 1,500 की प्राइस चार्ज की कस्टमर से एक अलग टी शर्ट बनाने के लिए, वो कैसे बनी मुझे? वो मिलेगी मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्टिंग की एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर आप एक एडिशनल यूनिट बनाने की कॉस्ट को अलग से कैलकुलेट करते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 टी शर्ट बना ली और अगर मैं एक एडिशनल यानी 101 टी शर्ट बना रहा हूं, तो मार्जिनल कॉस्ट में 100 के बाद जो ये एक अलग से एडिशनल टी शर्ट बना है, इसको एक टी शर्ट को अलग से एडिशनल बनाने की जो कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग टेक्निक वेयर द कंपनी ट्राइज टू फाइंड आउट द कॉस्ट टू प्रोड्यूस एवरी एडिशनल आउटपुट। मेरी बात समझ आ रही है? मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्टिंग की एक ऐसी टेक्निक है जहां पर कंपनी ये फाइंड आउट करती है कि जो हर एक्स्ट्रा यूनिट बनाया है, हर एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो अलग से कॉस्ट फेस करनी पड़ी है या बेयर करनी पड़ी है या इनकर करनी पड़ी है, ये अलग से कॉस्ट क्या है। तो पुरानी वाली एग्जांपल में वापस जाता हूं। मेरे कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया था,
100 टी शर्ट बनाने का, 100 टी शर्ट बनाने की मुझे कॉस्ट अलग से आई। फिर कस्टमर ने बोला भाई एक टी शर्ट और दो अलग से बना के, तो ये एक टी शर्ट को बनाने के लिए जो अलग से मुझे 1500 रुपए की कॉस्ट फेस करनी पड़ी है, ये 1500 रुपए मेरी मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट। आई रिपीट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो अलग से कॉस्ट फेस करनी पड़ती है या बेयर करनी पड़ती है, वो अलग से जो कॉस्ट आई है, उस अलग से आने वाली कॉस्ट को हम जब कैलकुलेट करेंगे उसे हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपसे पूछे मार्जिनल कॉस्ट क्या है। अब मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पर एग्जामिनर आपको पूछ भी सकता है यूज क्या है। तो आप बोलोगे भाई मार्जिनल कॉस्ट का यूज ये है कि अगर कंपनी को कल को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाए, कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए, तो कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर डिसाइड कर सकती है वो जो एक्स्ट्रा ये स्पेशल ऑर्डर आया है उसको केटर करने की क्या कॉस्ट है। जब कंपनी को पता लग जाएगा क्या कॉस्ट है, कंपनी उस स्पेशल ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कस्टमर से क्या प्राइस चार्ज करेगी, प्राइस का भी अंदाजा लगा सकती है, क्या स्ट्रैटेजी बना सकती है। उस एक्स्ट्रा यूनिट को या ऑर्डर को केस केटर करने के लिए जो भी कंपनी की कॉस्ट है उसके बेसिस पर कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल सकती है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी हुई या नहीं हुई। अब आप अगर इसी एग्जांपल पे वापस जाओ जो मैं आपको दे रहा था, अगर कस्टमर मुझे प्रेशराइज करता, मैं बोलता हाँ 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 ठीक है, पुरानी प्राइस के हिसाब से ही दे दो। पहले 100 टी शर्ट मैंने तुमको 110 के हिसाब से दिए, 101 टी शर्ट जो आप मुझसे बना रहे हो, जो एक एक्स्ट्रा टी शर्ट बना रहे हो, वो भी 110 के हिसाब से दे दो, डन। और मैं अगर कस्टमर को डन कर देता और बाद में बताता तो पता लगा 1500 रुपए लग गए जेब से, मैं कस्टमर को बोलता नहीं 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 अब 1500 दो, कस्टमर बोलेगा ये क्या बात हुई, आपने मुझसे 110 रुपए में डन कर दिया है तो अब आपको 110 में देनी पड़ेगी, मैं आपको 1500 तो नहीं दे रहा। अगर आपको 1500 लेने थे तो आप मुझे पहले बताते, मैं आपसे प्रोडक्ट ही ना खरीदता। तो कंपनी जो एडिशनल आउटपुट बनाने की या स्पेशल ऑर्डर्स को केटर करने के लिए जो कंपनी मेहनत करती है, कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी कैलकुलेट कर सकती है कि जो स्पेशल ऑर्डर आया इसको केटर करके क्या कॉस्ट आई और क्या प्रॉफिट आया, और जो पुराना ऑर्डर था जो हमने पहले लिया था उसको केटर करने के बाद क्या कॉस्टिंग आई और क्या प्रॉफिट आया। तो ये भी जो है वो आप बेसिकली आराम से अपना यूजेज इसका डाल सकते हो। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट, ये कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग क्या होती है। अच्छा, आप लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ ब्रेक इवन का फॉर्मूला किया है सॉरी, आपने देखा होगा ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जितने लोगों ने मेरे साथ या किसी भी टीचर के साथ स्कूल कॉलेज में या लास्ट ईयर ओ लेवल में अगर आपने ब्रेक इवन पढ़ा है तो आपने देखा होगा ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। ब्रेक इवन इन यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब ये कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग क्या है, ये कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग क्यों की जाती है, इसकी भी मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखो भाई, जब मैं बात करता हूं आपसे कॉस्टिंग की, जब मैं आपसे बात करता हूं कॉस्टिंग की, तो याद रखें बिजनेस की दो तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है बिजनेस की फिक्स कॉस्ट और एक होती है बिजनेस की वेरिएबल कॉस्ट। ये बात तो क्लियर है। जब भी मैं बात करता हूं कॉस्टिंग की तो बिजनेस की दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट डज नॉट वेरी विथ ईच यूनिट प्रोड्यूस, यानी कम यूनिट बनाओ ज्यादा यूनिट बनाओ जैसे बनाओ जब बनाओ जहां बनाओ, कॉस्ट चेंज नहीं होगी हर एक एक यूनिट के साथ। जैसे कि रेंट, जीरो प्रोडक्शन तो भी रेंट सेम है। अगर मेरी दुकान है 10,000 रुपए की मेरा रेंट है, मैं जीरो प्रोडक्शन करूं तब भी 10,000 जा रहे हैं, 100 यूनिट बनाऊं तब भी 10,000 का रेंट जा रहा है, 1,000 यूनिट बनाऊं तब भी 10,000 का रेंट जा रहा है। रेंट हर एक एक यूनिट के साथ चेंज नहीं होता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप एग्जामिनर को यह बताओगे कि रेंट इज अ कॉस्ट दैट सॉरी फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज, गलत। पूरी डेफिनेशन है, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। अच्छा, तो फिक्स कॉस्ट तो वहीं की वहीं है, ना बढ़ती है ना गिरती है, वहीं रहती है। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट चेंजेस विद ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो अगर मेरी बिरयानी की दुकान है, तो अगर मैंने 0 प्लेट बिरयानी बनाई तो वेरिएबल कॉस्ट 0, जैसे कि रॉ मटेरियल। अब जब बिरयानी बनी नहीं तो ना चिकन इस्तेमाल हुआ, ना चावल इस्तेमाल हुआ, ना आलू इस्तेमाल हुआ, जब बनी नहीं तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो कॉस्ट कहां की भाई। अब मैंने 1 प्लेट बिरयानी बनाई तो अलग कॉस्ट, 10 प्लेट बिरयानी बनाई अलग कॉस्ट, 100 प्लेट बिरयानी बनाई अलग कॉस्ट। सो एक यूनिट भी ज्यादा बन गया वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, एक यूनिट भी कम बना वेरिएबल कॉस्ट कम। सो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक एक यूनिट के साथ चेंज होती है।
वेरिएबल कॉस्ट एक कॉस्ट होती है जो हर यूनिट के साथ चेंज होती है और ये कभी रुकती नहीं है। जब तक प्रोडक्शन होती रहेगी, लगती रहेगी, लगती रहेगी, लगती रहेगी, लगती रहेगी, लगती रहेगी, रोक नहीं सकती। जैसे रेंट है, रेंट की तो आपको पता है ना, 10,000 रुपए कॉस्ट है, एक बार की कॉस्ट है, दे दिया छुट्टी, अब अगले महीने बात करेंगे। रॉ मटेरियल की तो कॉस्ट नेवर एंडिंग कॉस्ट है, बनाते जाओ, लगती जाएगी, लगती जाएगी, लगती जाएगी, रुकेगी नहीं कभी। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि बिजनेसमैन बोले कि यार ये, फॉर एग्जाम्पल, 500 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, इसके बाद मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी नहीं, ऐसा नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट इज अ नेवर एंडिंग कॉस्ट, जब तक प्रोडक्ट बनता रहेगा, लगती जाएगी, लगती जाएगी, लगती जाएगी। फिक्स कॉस्ट वहीं की वहीं खड़ी है, फिक्स कॉस्ट वहीं की वहीं खड़ी, बार बार चेंज नहीं होती। अब आप बोलेंगे सर अब ये सब लॉजिक मुझे क्या समझा रहे, तुम्हें पता है। अब आते हैं असल कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग की लॉजिक पे। अगेन मैं वही काम करूंगा, मैं आपको जो है वो लॉजिक समझाऊंगा, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग है ये समझाऊंगा एक एग्जांपल के साथ, कि ये बिजनेसमैन इस कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग पे क्यों आते हैं और क्यों देखते हैं इसको। लेट से मेरा जो है वो एक बिजनेस है। लेट से मेरा एक बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस में बर्गर बेचता हूँ। आई सेल बर्गर्स, और हर बर्गर मैं बेचता हूं 500 रुपए में। तो मैं आपको एग्जाम्पल ये दे रहा हूं कि आई हैव अ बिजनेस कॉल्ड मनिया बर्गर्स, और मैं हर बर्गर बेचता हूं 500 रुपए में। अच्छा, अब मेरे इस बर्गर की जो कॉस्ट, जो जो क्या कहते हैं, ब्रेकअप है, वो ये है कि जो मैं 500 रुपए का बर्गर बेच रहा हूं, उस 500 रुपए में से 300 रुपए, 300 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। यानी इस 500 रुपए के बर्गर में जो बेचता हूं, उस पर 300 रुपए का बन, चिकन, वेजिटेबल, चीज वीज सब लग जाता है। अच्छा, ये 300 रुपए से तो मैं सारी जिंदगी जान छुड़ा ही नहीं सकता। मैं कयामत के दिन तक भी बेचता रहूं ना अगर बर्गर, तो भी मैं चिकन, चीज और वेजिटेबल से, जो आइसबर्ग, लेटस वगैरह यूज होता है, मेयोनीज और केचप, इनसे जान नहीं छुड़ा सकता। सारी जिंदगी लगती रहेगी। जिस दिन मैं 0 बर्गर बनाऊंगा 0 लगेगी, जिस दिन 100 बनाऊंगा 100 बर्गर के हिसाब से रॉ मटेरियल, 1000 लगाऊंगा 1000 बनाऊंगा 1000 के हिसाब से रॉ मटेरियल। तो ये तीन जो मैं बर्गर बेच रहा हूं, ये 300 रुपए तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। ये तो रुक ही नहीं सकते, कभी भी रुक ही नहीं सकते। तो एवरी टाइम आई सेल माई बर्गर, 300 रुपए गोज टूवर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब मेरे बिजनेस की जो फिक्स कॉस्ट है, अब अगर मैं यहां लिख दूं तो आपको पता लगेगा, मेरे बिजनेस की जो फिक्स कॉस्ट है वो है 1000 रुपए, जिसपे मेरी सैलरीज हैं और रेंट है। ये मेरी बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपए। अब हर बर्गर जो मैं बेचता हूं उसमें से, अगर मैं आपको बताऊं, 300 रुपए निकल जाते हैं टुवर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट, 300 रुपए निकल जाते हैं टुवर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट, और 200 रुपए बच जाते हैं पीछे। इसका मतलब यह है कि एवरी टाइम आई सेल अ बर्गर, 300 रुपीज विल गो टुवर्ड्स माई वेरिएबल कॉस्ट, 200 रुपए विल बी kept with the business for meeting up the fixed cost. अब 5 बर्गर बेचने के बाद, अब 5 बर्गर बेचने के बाद मेरी फिक्स कॉस्ट मीट हो गई, मेरी फिक्स कॉस्ट मीट हो गई। अब हर बार मैं जितने भी बर्गर बेचूंगा, मैं 200 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट करता जाऊंगा। यानी 5 बर्गर बेचने के बाद मैं जितने बर्गर बेचूंगा, हर बर्गर पे मैं 200 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट करूंगा, क्योंकि 300 रुपए तो रुक ही नहीं रहा, वो तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट में जा रहा है, वो तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, उसको साइड पे कर दो, वो तो रोका ही नहीं जा सकता। समझ आ रही कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग। अब मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाया, आपके लिए इस डेफिनेशन को पढ़ के समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग टेक्निक इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन विच ओनली डायरेक्ट कॉस्ट्स आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट्स, नॉट इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है ना, ओनली डायरेक्ट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट, नॉट इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो ये एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक होती है जहां पर अगर मैं बर्गर बेचने का बिजनेस कर रहा हूं, तब मेरे बिजनेस में कुछ डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से लिंक्ड है। अब आपको याद होगा ना, हमने डायरेक्ट कॉस्ट भी पढ़ी थी शुरू की क्लास में। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट बनेगा तो लगेगी, नहीं बनेगा तो नहीं लगेगी। और कुछ होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कि रेंट, अब मैं घर में बनाऊंगा तो रेंट नहीं लगेगा,
फैक्ट्री में बनाऊंगा तो रेंट लगेगा बर्गर का। अब घर में बनाऊं फैक्ट्री में बनाऊं, रॉ मटेरियल तो लगेगा ही लगेगा। तो ये है होती रेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट है। तो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक है जहां पर कंपनी को ये पता है कि भाई अगर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सबसे पहले तो अपनी डायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि रॉ मटेरियल है, इसको पहले निकालो कितना है, क्योंकि ये एक ऐसी कॉस्ट है कि बार बार आती रहेगी, बार बार आती रहेगी, बार बार आती रहेगी, ये नॉन कंट्रोलेबल है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में सबसे पहले अपनी डायरेक्ट कॉस्ट, जब हम मैंने डिसाइड किया ना, अगर मैं कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग कर रहा हूं और मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं 500 रुपए में अपना बर्गर बेचूंगा, तो सबसे पहले मैंने कॉस्टिंग क्या निकाली होगी अपनी, वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल। कि भाई सबसे पहले तो बर्गर के धंधे में ये देखो मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है, सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल कॉस्ट कवर करनी है, क्योंकि ये वो कॉस्ट है कि अगर मैंने इसमें गलती कर ली, अगर इसमें गलती कर ली तो जितने बर्गर बेचूंगा या कयामत तक बर्गर बेचता रहूंगा तो हर बर्गर में लॉस करता रहूंगा। सबसे पहले तो वेरिएबल कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट, एग्जांपल दे रहा हूं रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। रॉ मटेरियल कॉस्ट देखो कितनी है, तो 500 रुपए का बर्गर बेच रहा हूं, सबसे पहले 300 रुपए मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो हाँ भाई कम से कम भी जो मेरा बर्गर कम से कम भी 300 रुपए में बिकना चाहिए, कम से कम भी मेरा बर्गर 300 रुपए में बिकना चाहिए, ताकि रॉ मटेरियल कॉस्ट मेरी कवर हो जाए। ये वो कॉस्ट है जो रुकेगी नहीं। अब मैं थोड़ा सा सुकून में हूं, अब मैं थोड़ा सा सुकून में हूं, रॉ मटेरियल कॉस्ट कवर होगी ना, ठीक है। अब जेब से बार बार पैसा नहीं जा रहा, फिक्स कॉस्ट तो एक बार गया है ना, फिक्स कॉस्ट तो एक बार गया है, वेरिएबल कॉस्ट तो बार बार जा रहा है, यानी रॉ मटेरियल या डायरेक्ट कॉस्ट जो तो बार बार जा रहा है। तो कॉस्टिंग ऐसी करो कि कम से कम डायरेक्ट कॉस्ट तो कवर हो जाए, तो ये जो बार बार जेब से पैसा जा रहा है बार बार लॉस ना हो। अब फिक्स कॉस्ट पे आते हैं, वो तो वन टाइम लगा है पैसा, ठीक है ना, महीने में एक बार लगा है। अब आप इसके हिसाब से देख लो बर्गर कितने में बेचना है। लेकिन कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में जो है वो कंपनी की जो प्रायोरिटी होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर होती है, कि हर बर्गर बेचने पे कितने पैसे मेरी डायरेक्ट कॉस्ट पे गए और कितने बच गए, कितने बच गए। अब जो बच गए उससे कैलकुलेट कर लो कि कितने बेचने के बाद फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, और उसके फिक्स कॉस्ट कवर होने के बाद कितने प्रोडक्ट्स पे मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। सो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में कंपनी की प्रायोरिटी होती है डायरेक्ट कॉस्ट निकालना। कंपनी की कोशिश होती है कि डायरेक्ट कॉस्ट कवर हो जाए, कम से कम डायरेक्ट कॉस्ट कवर होनी है चाहिए, और फिर पैसे बच जाने चाहिए। फिर जो जितने भी पैसे बचेंगे थोड़े 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 करके जमा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, फिक्स कॉस्ट पे ऑफ कर देंगे। थोड़े थोड़े जमा करके देना है ना, वेरिएबल कॉस्ट तो जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। ये है हम लोगों के पास कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग टेक्निक। अच्छा, अब हम लोगों के पास कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग की टेक्निक जो है वो यूज हो सकती है। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस है जहां पर हम कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग की टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशंस है जहां पर कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग यूज हो सकती है। तो याद रखो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग जो है वो यूज हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट को अपनी प्राइस सेट करने में। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मेरा बर्गर बेचने का बिजनेस है, तो मैं थोड़ा सा परेशान हूं कि यार बर्गर का तो रॉ मटेरियल रोज इस्तेमाल हो रहा है, बार बार इस्तेमाल हो रहा है, हर बार ऑर्डर आ रहा है तो बर्गर का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, और रेंट तो महीने में एक बार लग रहा है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है कि जब भी मैं बर्गर बेचूं कुछ कवर हो ना हो, एटलीस्ट जो बार बार पैसे जाए जा रहे हैं जेब से वो एटलीस्ट कवर हो जाए, विच इज डायरेक्ट कॉस्ट रॉ मटेरियल। तो कौन सी सिचुएशंस है जहां पर कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग इस्तेमाल हो सकती है। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग उन कंडीशंस में इस्तेमाल हो सकती है जहां पर कंपनी की प्रायोरिटी होती है डायरेक्ट कॉस्ट को कवर करना। अब मैंने नया नया बिजनेस खोला है बर्गर बेचने का, अब मैंने 6 महीने का रेंट एक साथ दे दिया, अब मैंने बर्गर बेचना शुरू किया। आपको क्या लगता है मेरी प्रायोरिटी क्या है, रेंट कवर करना? मैं बोलूंगा उसकी तो टेंशन नहीं है, 6 महीने का दिया हुआ ना एक साथ, टेंशन नहीं है। रेंट कवर होना हो दिखी जाएगी बात में, भी 6 महीने है, 6 महीने बाद रेंट देना है, रेंट की टेंशन नहीं है। हाँ, रॉ मटेरियल बार बार जेब से जा रहा है, इसके तो हर एक दिन बाद, 2 दिन बाद या 10-15 दिन बाद पैसे देने हैं। तो मैं अपने बिजनेस की प्राइस ऐसे सेट करूंगा कि रेंट अभी कवर हो रहा हो नहीं हो रहा हो टेंशन नहीं है, देखी जाएगी। लेकिन जो बार बार रॉ मटेरियल बिक रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, इसके बार बार पैसे देने हैं, ये कवर हो जाना चाहिए। सो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग उन बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिनकी प्रायोरिटी होती है इमीडिएट लेवल पर डायरेक्ट कॉस्ट को कवर करना। साथ ही साथ अब इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर बहुत सारी इनएक्यूरेसीज भी होती हैं।
अब मैं बर्गर भी बना रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, और मैं उसी रेस्टोरेंट के अंदर, लेट से, मैंने वहां पर चाय की दुकान भी खोली हुई है। अब रेंट पे, जब मैं रेंट की बात करता हूं, तो बर्गर बेचने की कभी दुकान है, उसी दुकान के अंदर चाय भी बेच रहा हूं। अब रेंट कैसे डिवाइड करूं? आधा आधा, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, समझ ही नहीं आ रहा। इक्वली डिवाइड करता हूं वो भी सही नहीं है, 60-40 डिवाइड करता हूं वो भी सही नहीं है, 70-30 डिवाइड करता हूं वो भी सही नहीं है। तो अक्सर आपको याद होगा जब हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ी थी, हमने बोला था इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड नहीं होती। तो वो कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं होती, उसको प्रोडक्ट में डालना, एक्यूमुलेट करना भी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उन जगहों पे जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। तो वो बिजनेसेस जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, वो बिजनेसेस जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, उनको अलग अलग जगहों से वेरिएबल कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही होती है। वो कहते हैं यार खैर हो गई, अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट को अक्यूमुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कस्टमर से, तो डायरेक्ट कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट पहले कवर कर लो। इनडायरेक्ट कॉस्ट की खैर है, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट को सही तरह निकालने बैठे तो हमारी इनएक्यूरेसीज आएंगी। वजह यह है कि हम एग्जैक्टली ये जान ही नहीं सकते कि किस प्रोडक्ट की वजह से कौन सी कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ रही है। वजह यह है कि हम जान ही नहीं सकते कि किस प्रोडक्ट की वजह से हमें कौन सी कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है। तो बड़े बड़े बिजनेसेस जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, एक ही फैक्ट्री के अंदर 50 किस्म के प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, वो कहते हैं फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट को लगाने बैठे तो इनएक्यूरेसी हो जाएगी, हर प्रोडक्ट में इक्वली रेंट भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो प्रायोरिटी पहले ये है कि डायरेक्ट कॉस्ट को रिकवर करो। अच्छा जी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट चलाना है या बंद करना है। ठीक है ना? अब मैं बर्गर बेच रहा हूं 500 रुपए का, अब मेरी कॉस्ट है 600 रुपए। मैं बर्गर बेच रहा हूं 500 रुपए का, अब मैं आपको समझाता हूं जरा। मैं बर्गर बेच रहा हूं 500 रुपए का, मेरी कॉस्ट है, ये है मेरी सेलिंग प्राइस, मेरी कॉस्ट है 600 रुपए। अब आप बोलोगे यार ये तो लॉस हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है लॉस। अब मुझे बर्गर जॉइंट चलाना चाहिए, बंद करना चाहिए? आप बोलोगे सर बंद कर देना चाहिए, है ना? 500 रुपए का बर्गर बेच रहे हैं, कॉस्ट आपकी 600 रुपए आ रही है, 100 रुपए का लॉस हो रहा है, बंद कर देना चाहिए। समझदारी वाला काम। समझदार आदमी क्या करेगा? समझदार आदमी कहेगा नहीं, बंद नहीं करना। सबसे पहले देखो, ये जो 600 रुपए की कॉस्ट आ रही है, इस 600 रुपए की कॉस्ट में से मेरी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है। पता लगा 400 रुपए मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है और 100 रुपए मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसका मतलब ये जो मैं 500 रुपए का बर्गर बेच रहा हूं, जो मैं 500 रुपए का बर्गर बेच रहा हूं, इसमें से इसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल, बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, आपको सिर्फ समझाने के लिए रॉ मटेरियल बार बार कह रहा हूं। ये जो 500 रुपए का बर्गर मैं बेच रहा हूं, इसमें मुझे बहुत सारी कॉस्ट फेस करनी पड़ रही है, लेकिन उसमें से 400 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब मेरे बर्गर की जो 500 रुपए की प्राइस है, मेरी इतनी वैल्यू तो है, मेरी इतनी वैल्यू तो है कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेच के अपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट तो कवर कर सकता हूं। कौन सी कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही? फिक्स कॉस्ट ना, रेंट कवर नहीं हो पा रहा, तो मैं छोटी जगह पे चले जाता हूं। अगर मैं छोटी जगह पे चले गया, अगर मैं छोटी जगह पे चला गया, तो 400 रुपए मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट थी, और लेट से 50 रुपए मेरा रेंट है। अब छोटी जगह पे जाने के बाद तो अब मेरी कॉस्ट कितनी की है? 450। बेच कितने का रहा हूं? 500 रुपए में। अब मुझे बंद करना चाहिए? नहीं बंद करना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि मेरी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का मतलब जिस प्राइस पर मैं बेच रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट आराम से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है। वाइस वर्सा, अब मैं आपसे कहता 500 रुपए मेरी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है, सॉरी हाँ, 600 रुपए मेरी कॉस्ट है। प्रॉफिट है लॉस है? ऑब्वियसली बात है लॉस है। चलाऊं बंद कर दूं? डिसाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने देखा भाई, डिसाइड कर रहा हूं चलाऊं ना चलाऊं। चलो भाई, चलाऊं ना चलाऊं, कॉस्टिंग देखते हैं। पता लगा ये जो 500 रुपए का, जो मेरी 600 रुपए, सॉरी मेरी 500 रुपए का बेच रहा हूं, 600 रुपए मेरी कॉस्ट है। ये जो 600 रुपए मेरी कॉस्ट आ रही है, इस 600 रुपए में से 550 रुपीज मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, 50 रुपए इनडायरेक्ट कॉस्ट है। यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट 550 है और 50 रुपए रेंट की कॉस्ट है। अब चलाना चाहिए बंद करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, यहां पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी। यानी जो 500 रुपए का बर्गर बेच रहा हूं, इस प्राइस पर मैं रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा, रेंट तो बहुत दूर की बात है।
अच्छा, पुराने वाले केस में मैंने चलाया, इस केस में बंद क्यों करूंगा? क्योंकि पुराने वाले केस में मुझे पता था कि मैं फिक्स कॉस्ट को गिरा सकता हूं छोटी जगह पर जाकर, कॉस्ट को मैनेज करके। रॉ मटेरियल वहीं का वहीं है। अब इस केस में मैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे गिराऊं? सप्लायर तो मुझे 550 में मुर्गी दे रहा है, वो कह रहा है मैं तो 550 में ही दूंगा, मैं तो नहीं गिरा कॉस्ट गिरा रहा। रॉ मटेरियल कॉस्ट तो गिर ही नहीं सकती। और रॉ मटेरियल तो एक ऐसी कॉस्ट है जो लगी जाएगी, लगे जाएगी, लगे जाएगी। मैंने बताया ना, कयामत तक बर्गर बेचता रहूंगा, कयामत तक कॉस्ट लगती रहेगी, कंट्रोलेबल ही नहीं है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि यार नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, यानी जो जिस प्राइस पर मैं बेच रहा हूं वो प्राइस मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रही। फिक्स कॉस्ट तो बहुत दूर की बात है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट गिराना आसान नहीं है, फिक्स कॉस्ट फिर भी गिराई जा सकती है। तो मैं डिसाइड करूंगा यार नहीं चलाना। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉस में होते हैं, फिर भी कंपनी चलाती रहती। कंपनी कहती कोई बात नहीं, रॉ मटेरियल कॉस्ट तो कवर हो रही है ना। अब मेरी फैक्ट्री है, 50 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, 49 पे प्रॉफिट हो रहा है, 50th प्रोडक्ट पे लॉस हो रहा है। अब मैनेजर बैठे, यार 50th प्रोडक्ट पे लॉस हो रहा है, बंद कर देते हैं। तो मैंने समझाया भाई 50th प्रोडक्ट पे लॉस कैसे हो रहा है, क्या वो प्रोडक्ट इस काबिल है कि वो अपनी मटेरियल कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट कवर कर रहा है? हाँ, इस काबिल है। तो जब वो अपनी मटेरियल कॉस्ट कवर कर रहा है तो करने दो, बेचते रहो लॉस में। फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही ना, उस फिक्स कॉस्ट को जो रिमेनिंग 49 प्रोडक्ट्स हैं उनसे कवर कर लो, क्या टेंशन है? हाँ, अगर 50th प्रोडक्ट में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि वो अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कवर कर पाए, तो फिर तो बंद कर देना चाहिए। तो बहुत सारी कंपनीज होती है सिर्फ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे कहती है चलो रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट भी कवर हो रही ना, चलाते रहो प्रोडक्ट। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग की एक और यूजेज है, अगर आप उसको देखो क्या लिखी हुई है, एक्सेस कैपेसिटी इज मोर लाइकली टू बी इफेक्टिवली यूज इफ स्पेशल ऑर्डर्स एंड और कॉन्ट्रैक्ट्स दैट कैन बी मेड अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आर एक्सेप्टेड। अब ये भी थोड़ी सी अजीब बात है। अब बहुत सारे बिजनेसेस में क्या होता है, उनके पास एक्सेस कैपेसिटी होती है। अब आपको याद होगा एक्सेस कैपेसिटी, लास्ट ईयर हमने एएस लेवल में चैप्टर पढ़ा था, यूनिट 4 में, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सॉरी इसी उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का एक टॉपिक है यूनिट 4 में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में हम एक्सेस कैपेसिटी में क्या पढ़ते हैं? एक्सेस कैपेसिटी में हम ये पढ़ते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी का मतलब ये है भाई कि बिजनेस के पास जगह ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, और उस बिजनेस की डिमांड कम है। रिसोर्सेज ज्यादा है और डिमांड कम है। नहीं, मेरी चाय की दुकान है, मैं 100 कप चाय बना सकता हूं, 100 कप चाय बनाने की जगह भी है, लेबर भी है, रॉ मटेरियल भी है, 100 चाय बना सकता हूं रोज की, लेकिन कस्टमर 80 आते हैं। तो जो एक्स्ट्रा चाय बना सकता हूं रोज ही, जो एक्स्ट्रा चाय बनाने के 20 रिसोर्सेज यानी लेबर, रॉ मटेरियल, जगह, क्रॉकरी, फर्नीचर, सारी चीजें मेरे पास पड़ी तो हैं, यूज नहीं हो रही, वेस्ट हो रही है। ठीक है जी। अब सवाल यह है कि ये जो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग है, यहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का क्या ताल्लुक है? तो बहुत सारे ऐसे केसेस में बिजनेसेस होते हैं जिनके पास एक स्पेशल ऑर्डर आ गया, मैं साबुन भी बना रहा हूं, मैं टूथपेस्ट भी बना रहा हूं। अब साबुन बनाने की मेरे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, मैं ज्यादा साबुन बना सकता हूं, लेकिन ऑर्डर नहीं है। एक दिन मेरे पास स्पेशल ऑर्डर आ गया, किसी कस्टमर ने बोला भाई मुझे ज्यादा ज्यादा साबुन बना कर दे दो। अब मैंने कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग की, यहां से पैसे कितने आ रहे हैं? अब मैंने बोला यार पैसे आ रहे हैं, क्या उस पैसे से मेरी फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है? पता लगा नहीं यार, फिक्स कॉस्ट तो कवर नहीं हो रही मेरी। लेकिन क्या वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डर आ रहा है उससे मेरी वेरिएबल कॉस्ट यानी मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट कवर हो जाएगी, मेरी डायरेक्ट कॉस्ट कवर हो जाएगी? डायरेक्ट सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, जैसे कि वेजेस है, क्या मेरी डायरेक्ट कॉस्ट कवर हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। मैं बोलूंगा अगर डायरेक्ट कॉस्ट कवर हो रही है ना, बेच दो, ले लो ऑर्डर, कोई मसला नहीं है। एज लॉन्ग एज डायरेक्ट कॉस्ट कवर हो रही है ना, मतलब रॉ मटेरियल जो पड़ा हुआ है वो भी चल निकल जाएगा, जो वेजेस हैं वो भी पे ऑफ हो जाएंगी ना, एक्सेप्ट कर लो ऑर्डर, टेंशन नहीं है। तो अक्सर बिजनेसेस पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डर आते हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ना सही, डायरेक्ट कॉस्ट तो कवर हो जाएगी ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट तो हमें अलग से तो आएगी नहीं। ये जो अलग से ऑर्डर आ रहा है, फिक्स कॉस्ट अलग से आएगी नहीं, वेरिएबल कॉस्ट ही अलग से आएगी ना। तो कोई मसला नहीं, अगर जो नए ऑर्डर आ रहे हैं उससे अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी अलग से कवर हो रही है, जाने दो, फिक्स कॉस्ट तो पहले भी कवर नहीं हो रही थी, अब भी कवर नहीं हो रही, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, ले लो एक्स्ट्रा ऑर्डर, उठा लो एक्स्ट्रा ऑर्डर। क्या फायदा होगा? जो एक्स्ट्रा माल पड़ा है वो निकल जाएगा, जो लेबर फारिग बैठी है उसकी वेजेस हो जाएंगी, जान छूट जाएगी। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर हम कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग को यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहां पर कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग को यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना?
बाय इग्नोरिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग अगर आप देखो, अगर आप इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दैट सम प्रोडक्ट्स मे रिजल्ट इन अ मच हायर इनडायरेक्ट कॉस्ट देन अदर्स। ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट देख के रहोगे, भाई इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन देखेगा? ये भी तो कवर करनी तो है ना। अब मेरा एक बिजनेस है, साबुन भी बन रहा है, टूथपेस्ट भी बन रहा है। अब मैंने बोला यार ठीक है कोई बात नहीं, दोनों से डायरेक्ट कॉस्ट कवर हो रही है ना, बेचते रहो। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट बिजनेस नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ज्यादा इनडायरेक्ट कॉस्ट रिकवर कर इनकर हो रही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल शैम्पू बनाने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए क्योंकि मशीन लगेगी। साबुन बनाने के लिए मशीन नहीं चाहिए, लेबर के ऊपर बनता है। तो मैंने जगह ले ली बड़ी, जगह ले ली बड़ी, रेंट, बड़े रेंट पे। अब वो बड़ा रेंट में से मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ रेंट किसकी तरफ से है? शैम्पू की तरफ से, साबुन की तरफ से कम है। अब मैं तो उन चीजों को देख ही नहीं रहा, मैं तो देख रहा हूँ हाँ 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 डायरेक्ट कॉस्ट कवर हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट कवर हो रही है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कॉस्ट कवर हो रही है, ठीक है, उसके बेसिस पर मैंने प्राइस चार्ज कर ली। ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कवर हो जाएगी, बिजनेस ग्रो होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। ये इस चक्कर में जो है ना, मैंने रॉन्ग प्राइस चार्ज कर ली। शैम्पू की भी रॉन्ग प्राइस चार्ज कर दी, साबुन की भी रॉन्ग प्राइस चार्ज कर दी। हालांकि शैम्पू की प्राइस मच हायर होनी चाहिए थी कंपेयर टू साबुन, क्योंकि उसकी वजह से ज्यादा इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही, शैम्पू की वजह से साबुन की वजह से कम इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही। लेकिन मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को इग्नोर करता रहा। मैं तो सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट से कवर हो रही, चलते रहो, कवर करते जाओ, कवर करते जाओ। यहां पर गलती हो गई। अच्छा, contribution costing may lead managers to maintain production of goods just because of positive contribution। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रही, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे। लेकिन वक्त आया बिकना ही बंद हो गया। भाई जस्ट बिकॉज एक प्रोडक्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी जिंदगी चलाते रहो। एट टाइम्स आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है सो व्हाट, प्रॉफिट दे रहा है नहीं दे रहा। अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही, तो कुछ टाइम के बाद आपको उस प्रोडक्ट से जान छुड़ानी पड़ेगी। इट्स टाइम कि आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, नया ब्रांड लॉन्च करो, ताकि आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन की तरफ आओ, ताकि आप एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ से आओ। बहुत सारे बिजनेसेस ये कर जाते हैं कि हाँ यार ठीक है ना, रॉ मटेरियल कॉस्ट कवर हो रही है ना, वेजेस कवर हो रहे हैं ना, डायरेक्ट कॉस्ट कवर हो रही है ना, कोई बात नहीं, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। वो इस चीज को भूल जाते हैं कि जिस दिन ये प्रोडक्ट फेल होगा आपको बहुत नुकसान होगा। अगर सिर्फ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रही है और उससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो इस टाइम कि अब आप कुछ टाइम के बाद नया प्रोडक्ट लॉन्च करो या नया ब्रांड लॉन्च करो, ताकि पॉजिटिव और एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जो और ज्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरफ है, जो एक दिन आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी रिकवर करके दे। Contribution costing would not be used when making decisions about business expansion ऑन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग आप एक्सपेंशन के वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एक्सपैंड कर रहे हो तो आप बड़े स्केल पे जा रहे हो, बड़ी मशीनरी, बड़ा रेंट, बड़ा ये बड़ा वो। तो जब आप बड़े लेवल पर जाते हो ना एक्सपेंशन के अंदर, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो वहीं की वहीं है, वो थोड़ी बढ़ेगी। वो तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे तो ज्यादा बढ़ेगी ना। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं, रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, ये बड़े लेवल पे चले जाएगी। तो सिर्फ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर अब आप एक्सपेंशन नहीं देख सकते। अगर आप एक्सपेंशन देख रहे हो तो अब आपको फिक्स डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को देखना होगा, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे जाओगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगी। अब आप इनडायरेक्ट कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, अब आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट रिकवर करनी ही करनी है। तो बड़े लेवल पर एक्सपेंशन के जो केसेस होते हैं वहां पर आप कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग यानी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को देके एक्सपेंशन को प्लान नहीं करते।